नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कुमार पाशा। नाजरीन, पिछले दिनों जजों के तबादले हुए। वो एक रूटीन का मामला था। आईनी तरमीम के बाद जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में आया, वहीं पर जजों के तबादलों का तरीक़ेकार और वो कमेटी जो है वो बनी। उस आईनी तरमीम पर जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी और जजों की तबादलों वगैरह का सिलसिला जो है ये बनाया गया, उस पर दो आरा पाई जाती थी और पाई जाती है। लेकिन अब वो तरमीम हमारे आइन का हिस्सा बन चुकी और उस तरमीम के नतीजे में दो कोर्टें बन चुकी हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसके अंदर जजों के तैनातियाँ भी हो गई और उसी इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट अब जजों के तबादले हुए। इस पर मीडिया में ह्यू एंड क्राई शुरू हो गया और पीटीआई एज यूजुअल, क्योंकि पीटीआई के पास कोई मौजू नहीं है तो वो हर वो मौजू तलाश करती है जो मौजू नहीं होता। और फिर पीटीआई के जो वकला है, वैसे उनको वकला तो नहीं कहना चाहिए, वो तो वर्कर है, क्योंकि जो वकील है वो किसी सियासी जमात का वर्कर नहीं हो सकता, जबकि पीटीआई के जो वकील हैं वो उनके वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हामिद खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम है लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, उनको एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता था। पीटीआई में आने से पहले उनका एक अदलिया जुडिशरी के अंदर एक मकाम था, उनका एक वक़ार था। लेकिन उन्होंने पीटीआई के दीगर लोगों की तरह अपने वक़ार को जो किया वो हमारे सामने है। और अब उन्होंने इस फैसले यानी जजों के तबादले के अगेंस्ट जो है वो पिटीशन दायर की है। इस मौजू पर हम आज बात करने के लिए हमारे साथ दो माहिरीन तशरीफ़ रखते हैं। एक का ताल्लुक़ जो है वो मीडिया से है, कालम निगार हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ख़बरों के ज़राए तक इनकी रसाई है। जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब, वेलकम टू माई शो। दूसरे हमारे मारूफ कानूनी मामलात पर नज़र रखने वाले, उसकी सियासी डायमेंशंस को देखने वाले तजिया निगार जनाब मियाँ लियाकत अली साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू में। वेलकम टू माई शो। मियाँ लियाकत साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसका बैकग्राउंड बताइए, ये क्या है? हाँ पाशा साहब, देखें ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है तो उसके उस वक्त या तो इसको मंजूर ना होने दिया जाता, इसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज किया जाता या किया भी, लेकिन चूँकि जिस गवर्नमेंट की अक्सरियत होती है उसको इख्तियार होता है। हम तो इस सिंपल जजेस को के तबादले या तरीक़ाकार को, तैनाती के तरीक़ाकार को हम डिस्कस करते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में, यूएसए में आप देखते हैं कि ट्रंप जैसा बंदा, जब उसके पास इख्तियारात हैं, उनकी गवर्नमेंट है, तो वो एक पूरा मुल्क नहीं चाहता जंग, लेकिन उसने मुसल्लत की हुई है ईरान पे जंग। तो जिसके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं तो और एग्जेक्टिव क्योंकि अवाम की ताईद से आती है, बेसिकली उसे जो ताकत मैंडेट होता है वो अवामी होता है। तो एग्जेक्ट लिहाजा यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि वो पहले इनके लोग बैठे भी उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम में, चाहते तो ये नहीं थे, मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मुझे याद पड़ता है कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो कमेटी बनी थी उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे। उसकी 10 मीटिंगें हुई थी, उनमें से 9 मीटिंगों में इनके नुमाइंदे शरीक थे।
जी। तो वही वही मैं कहता हूँ कि ये लोग उसमें गए भी, लेकिन जाहिर है ये चाहते नहीं थे कि ये तरमीम ऐसा सच पास हो जाए, लेकिन कुछ इनके उस वक्त सियासी मकासद भी थे कि हम इधर सपोर्ट करते हैं तो कहीं और हमें रिलीफ भी शायद मिलेगा। आपको Okay. पता सियासी बार्गेनिंग इसी तरह होती है कि गिव एंड टेक का चलता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत आपको पता तारड़ जैसे बड़े मतलब दानिशमंद बड़े आजम तारड़ साहब जो वजीर कानून है उनकी बात कर, वजीर कानून है, बाकी लोग भी उनके आजम नज़ीर तारड़ साहब और बड़े लोग जो उनके बार सपोर्टर हैं, तो उन्होंने जो तरीकाकार इख्तियार किया, ज़ाहिर है उन्होंने कुछ आस इनको दिलाई होगी उस वक्त। चक्कर आप कहना चाह रहे हैं, चक्कर दिया जो भी चकमा दिया चक्कर दिया, तो उन्होंने बहरहाल वो देखें मिला के साथ तो ये भी नहीं थे, इनके पास कोई चारा नहीं था इसके सिवा कि वो आखिरी 10वीं में से एब्सेंट हो गए और वो मतलब मंजूर हो गई, और जब मंजूर हो गई तो फिर अब इख्तियार है उनका, ठीक है। अब वो जो जिस तरह भी चाहते हैं, हालांकि उस पर इन जनरल जो पाशा साहब जो राय है 26वीं आईनी तरमीम पे, उस पे यही कहा जाता है कि चूँकि जुडिशरी के इख्तियारात को कर्टेल किया गया, जुडिशरी को गवर्नमेंट के मतहत नहीं होना चाहिए, जितनी इंडिपेंडेंट हो जाए। नो डाउट वो एक अलग बहस है कि जजों का क्या किरदार रहा है या क्या करते रहे हैं माजी में, और उनको किस तरह हम अपना वकार बहाल करना चाहिए अपने फैसलों से। जजेस आपको पता ना वो फैसले बोलते हैं उनके, वो खुद नहीं बोलते। बड़ी मशहूर मिसाल है ना, किसी ने पूछा कि वो मतलब इंडिया के लोग पूछते हैं ना ड्रामे फिल्मों में कि वो बांदर बैठा हुआ जज के सामने और उसके आंखों पे भी पट्टी है, मुंह पे भी पट्टी है और कानों पे भी बांध है। तो किसी ने पूछा ये क्या, उन्होंने कहा जी ना जज सुनता है चाहे उसका रिश्तेदार हो, ना जज बोलता है कि वो कोई सियासी तबसरा हो रहा, और ना ही जज देखता है कि कौन आगे खड़ा है। ओके, ठीक। मतलब तभी फैसले ना, कानून इसीलिए कहते हैं कानून अंधा होता है, वो नहीं देखता कि मेरा आगे बेटा या भाई है। तो उसके तो इसी तरह हमारे जजों को भी चाहिए कि वो अपना, अगर वो अपने आप को अपने वकार को बुलंद रखते, ना सियासी दायरे में आते, ना किसी की बात मानते, फिर आपको पता यहाँ तक मोटी अदारे जो एस्टेब्लिशमेंट होती है यहाँ हमारे यहाँ, हम रिकॉर्डिंग तक चली जाती है, मतलब मुख्तलिफ अदारे जो हमारे इंटेलिजेंस के होते हैं, कौन किससे क्या बात कर रहा, माजी में आपके सामने बड़ी चीज़ें। तो उस लिहाज से लिहाजा यहाँ गवर्नमेंट का था कि इनको कर्टेल किया जाए, इनके इख्तियारात को, और जजेस को मुतहद किया जाए। तो फिर अब हो गई 26वीं आईनी तरमीम, तो उसके एवज तो ये जब जो हुए तबादले सही है, वो तो बज़ाहिर है फिर उसको हामिद खां अब उनको किया है चैलेंज, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई खातिर नतीजा निकलेगा। जी भट्ट साहब, आपने मियां साहब की तो बड़ी तफसीली इन्होंने बैकग्राउंड भी बता दी और जो मुतवक्का नतीजा है उस अपील का वो भी बता दिया। सर, जज साहबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुए हैं, ये हुकूमत की हुकूमती नुमाइंदों का मौक़िफ़ है, जो वकला की कमेटियाँ हैं या जो वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तो ये PTI के लिए काम करते थे, जो फैसले हैं उनके हक में देते। और वो यानी वो तो एक दौर आ गया था भट्ट साहब, आपकी बात बड़ी हो रही है कि जज केस लगते साथ ही पब्लिक में पता चल जाता था कि इस केस का फैसला क्या होगा। यही सर ज्यादती है ना। पहली बात तो ये है, तो जो मियां साहब ने फरमाया, तो 26वीं तरमीम में जो तबादले की शिक है, जब तक वो ना निकले उस वक्त तक तो ये सिलसिला चलता रहना है। तबादला सर्विस का हिस्सा होता है। अगर गवर्नमेंट ने बना दिया कानून, तो पेशावर जाने में, सिंध जाने में, लाहौर जाने में इतना खर्च तो नहीं वैसे है, अगर सीनियरिटी मुतासर ना उनकी हो। लेकिन भट्ट साहब, जज जो हैं ये सरकारी मुलाजम उस तरह के तो नहीं है ना कि कान से पकड़ के जब चाहे इनको आप दाएं बाएं कर दें। यानी ये पिलर ऑफ द स्टेट में आते हैं जुडिशरी। सर, लाहौर हाई कोर्ट के इज्जत माब जज साहबान बावलपुर जाते हैं, बेंच जाता है। ओके। मुल्तान बेंच जाता है, पिंडी बेंच जाता है। अगर इस्लामाबाद का तो इलाका ही
मदूद है एक शहर की हद तक है। अगर वो इधर आ गए हैं तो उनको शायद ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन मिल जाए, और इधर आए हैं वो इधर ज्यादा इज्जत एहतराम भी उनको मिले और इलाका भी करना चाहिए। वैसे तो कोई ऐसा मेरे नजर में तो कोई इशू नहीं है। तो ये हामिद खान साहब और पीटीआई को क्या मसला है कि वो चैलेंज कर रहे हैं? वो उनको चैलेंज नहीं था करना चाहिए, क्यों मतनाजा बना रहे हैं? ठीक है चलने दे, जब वो जाने वाले ही खुश हैं, किसी एक ने इस्तीफा तो नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है। तो किसी ने एहतजाज के तौर पे इस्तीफा दिया हो नहीं। जनाब बाबर सत्तार साहब जस्टिस मुमताज, वो जब जज बनने से पहले मुमताज कानूनदान भी थे, कालम नवीस भी थे, वो पेशावर चले गए। जस्टिस मोहसिन हसन कियानी साहब लाहौरा तशरीफ, समन रिफत साहबा मैडम साहबा भी कराची में चली गए, सिंध में। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो मुमकिन है अब लाहौर से भी कोई इस्लामाबाद जाए। पहले डोगर साहब जो हैं वो लाहौर से ही सरफराज डोगर साहब गए हैं उधर चीफ जस्टिस बने। इंसाफ मिले, टाइम पे केस लगे, लोगों को रिलीफ मिले सियासी मामला से हट के। बाकी पाशा साहब जिधर भी कुछ जाए खुश रहें और काम मेरिट पे हो, तो ऐसा नहीं कोई इशू। अच्छा मियां साहब, आपने कहा कि कुछ इस पिटीशन का होने वाला नहीं है। मैं तो खैर इस मामले में यानी इतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पिटीशन है इसका ताल्लुक आइन से है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर दायर होनी चाहिए थी। तो आपके महबूब हामिद खान साहब ने ये पिटीशन जो है दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको इतनी समझ नहीं है कि ये तो शायद लगने से पहले ही वो नॉकआउट हो जाएगी कि ये तो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। नहीं पाशा साहब, पहले तो मैं आपके एक जो जहाज साहब से आपने कहा कि ये सरकारी मुलाजिम तो नहीं जजेस, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। जजेस जितने आज़ाद होंगे, एक जज के किरदार को या उसके काम को या उसके फैसलों को बुनियाद बना के सारे जजेस को एक ही पैमाने पे नहीं देखना चाहिए या एक ही लाइन में नहीं रखना चाहिए। जजेस जितने भी आज़ाद होंगे वो अदलिया वो बेहतर फैसला कर सकेंगे। ये देखें, एक तासर आम है लोगों में कि लोग कहते हैं जी कोर्ट मैनेज हो जाते हैं। मेरा हाल जो कोर्ट है ना वो मैनेज होते हैं कि 1-2% की हद तक, ओके, मतलब 2-3 वो बड़े एलीट क्लास फैसले होते हैं होंगे केसेस जिनमें ये या कुछ जिनमें गवर्नमेंट सियासी 90% देखें लोगों को तो पता ही नहीं होता। 90% जो आम मामला होते हैं उसमें तो फैसला जो आप जो जिस तरह का आपका वकील होगा, जिस तरह की आपकी गवाहियां होंगी, एविडेंसेस होंगी, जिस तरह का आप केस को प्रेजेंट करेंगे, वो सारा आपके मतलब केस को किस तरह आपने बनाया है, किस नेचर का है, फिर केस में जान है नहीं है, किस लॉ पॉइंट पे आपने बनाया है, क्या फैक्ट्स हैं उसके, उस लिहाज से उसने डिसाइड होना। ठीक है, 3% कह सकते हैं आपके कहीं मैनेज हो जाते हैं, और वही वो जो 2-3% है वो फिर बैड रेपुटेशन का बायस बनते हैं। तो तभी तो लिहाजा मेरे नज़र में जजों को आज़ाद रहना ही जो है ना वो उनके लिए ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए, इस सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद होगा। तो बाकी ये जो बात है कि आपकी जो आपने कहा कि जिस तरह गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉय नहीं है, वो तो एक बड़ी मशहूर BBC का कॉलम है। जब आपने सदर रफीक तारड़ को फारग किया था ना उस वक्त मुशर्रफ गवर्नमेंट में, तो उसने कहा था, लिखा था BBC के कॉलम में, शायद इस तरह हमारे यहाँ जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वहाँ इस तरह नायब कासद को भी रुखसत नहीं किया जाता, जिस तरह आके सुबह एक मतलब सिंपल एक लेटर के ज़रिए उनकी सदारत को फारग कर दिया। ये वो इस मुल्क का सबसे बड़ा आईनी होता। तो यहाँ नीचे आप उस हिसाब से अपनी असेसमेंट को देख लें अभी तक। लिहाजा अपनी हमारी गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट मशीनरी को, हमारी आईनी जो मशीनरी है उनको भी अपना कद बढ़ाना चाहिए ताकि इस तरह के सवाल ना उठें। ये तो हो नहीं सकता कि कभी भी इंडिया देखें, हमसे इंडिया की जुडिशरी बहुत बेहतर है, उनकी वर्किंग बहुत बेहतर है, लेकिन वहाँ भी इस तरह के सवाल उठते हैं क्योंकि इस तरह के मामला तो वहाँ भी चलते हैं।
वो जो इक्का दुक्का मामला होते हैं वही तासर कायम करते हैं कि हमारी अदलिया में क्या हो रहा है। तो यहाँ भी ये हामिद साहब ने जो किया है उनको बहुत बेहतर पता है। आपको पता, बड़े लाइक फाइक वो एक नाम है। ये हामिद खान साहब का आज से नहीं, अरसा दराज से। वो अलग बात है, उन्होंने जिस जमात को हर वकील की, आपने बहुत खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया कि वकील को सियासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमदर्दियां मेरी किसी भी जमात से हो सकती, लेकिन कारकुन नहीं बनना, कारकुन नहीं बनना चाहिए, पार्टी का कारकुन नहीं बनना। सियासी अपना, यानी पीटीआई के जो वकील है मियां साहब, वो तो मतलब पस्त दर्जे ये के देखे ना, वो बात गलत है कि आप उस हद तक आ जाएं कि आप लड़ाई की हद तक आ जाएं। इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर उन्होंने जहां किया है तो उसका रिप्लाई भी उनको ऑब्जर्वेशन या रिटर्न की सूरत में मिल जाएगी, मिल जाएगी। जी भट्ट साहब, तो ये तो आईनी कोर्ट में जाना चाहिए था, हामिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दखल कर दिया। सर वो अब इतराज लगेगा, फिर नए सिरे से दायर करेंगे या वो ही ट्रांसफर कर देंगे? नहीं, तो इनको इतनी समझ नहीं है, इतने बड़े वकील है। सर वो गलती भी हो जाती है, इंसान नहीं, मुझे लगता है, आप बताइए, ये गलती नहीं है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन जानबूझ के किया है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मानते ही नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, इसलिए उन्हें आप यही करवाना चाहिए। बेशक आज नहीं तरमीम मंजूर होगी, लेकिन वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मानते नहीं, तो अगर उधर कोर्ट ही एक ही है, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दर्ज करा देते अपनी एप्लीकेशन, तो इसका मतलब है उन्होंने पूरे निजाम को मान लिया। तो वो तो मानते नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें भी पता है कि ये टर्न डाउन हो जाएगी एप्लीकेशन, लेकिन वो ये अपनी पार्टी को, पब्लिक को कह सकेंगे यार मैं तो एप्लीकेशन देती सी, अगो कुछ नहीं बनया, अगो कुछ नहीं बनया। नाज़रीन, एक बहुत मियां साहब ने बात कही कि जजों को अपने किरदार से, कंडक्ट से अपना वकार बहाल करना होगा। नाज़रीन, ये जो इंतज़ामिया होती है, ये रोज़े अव्वल से ही अदलिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करती है। जनरल अयूब खान का दौर है, तारीख का आपको वाक़या सुनाता हूँ। और उस वक़्त पूरा ये जो इस वक्त जो 4, 5, 6 सूबे हैं, यानी 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है और AJK है, तो वो मगरबी पाकिस्तान कहलाता था, एक ही सूबा, और दूसरा सूबा जो है वो मशरकी पाकिस्तान था। तो मगरबी पाकिस्तान का जो गवर्नर था वो नवाब ऑफ कालाबाग था। अयूब खान साहब सदर थे, मुल्क आमरीत थी, और मगरबी पाकिस्तान में मार्शल लॉ का तो दबदबा था ही, लेकिन उस दबदबे को जो 4 चांद लगाए थे वो गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने लगाए थे। यानी वो इतने सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे कि बस्ता बे के बदमाश जो है वो पुलिस को जा के कहते थे, गिरफ्तारी खुद दे देते थे कि हमें जेल में डाल दो। यानी इतना डर खौफ होता था बुरे लोगों पर भी हुकूमत का। तो इसी तरह जजों को भी डराने का सिलसिला जो है वो नवाब कालाबाग हुकूमत करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन है, चीफ ऑफ पाकिस्तान जस्टिस MR कियानी उस महफिल में मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान मौजूद हैं, अयूब खान साहब, और नवाब ऑफ कालाबाग स्टेज पर मौजूद हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं। और उन्होंने एक तारीखी बात कही, ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा। और वो ये जुमला जो है, यानी 60-70 साल हो गए हैं, आज भी वो अदलिया की आज़ादी और जजों के करैक्टर का एक नमूने के तौर पे पेश किया जाता है। तो आप देखिए कि अयूब खान का मार्शल लॉ है, अमीर मोहम्मद खान गवर्नर है, उसका डंडा है, और सुप्रीम कोर्ट का जज उनकी मौजूदगी में कह रहा है कि पहले हुक्मरान जो हैं वो जजों को सब्ज़ बाग दिखाते थे, यानी लालच दिया करते थे, नोट के जरिए, रिश्वत के जरिए अपना हम नवा बनाने की कोशिश करते थे कि, और वो सुप्रीम कोर्ट के MR कियानी कह रहे हैं कि पहले जजों को हुक्मरान सब्ज़ बाग दिखाते थे
और अब हुक्मरान जजों को काले बाग दिखाते हैं। ये तारीखी जुमला जो जजों की, अदलिया की शान बन गया और आज भी वो दोहराया जाता है। तो मियां साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जज अपने करैक्टर से अपने बारे में तासर दुरुस्त करेंगे। नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जजों के तबादलों की। तो आइए हम अपने माहिरीन से अपने उसी मौके पर गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, जस्टिस बाबर सितार साहब के बारे में कहा जाता था कि ये पीटीआई के हमायती हैं, तो अब उनका तबादला केपीके में हो गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि वहाँ पर अपने जो ममदू पार्टी है, जो उनकी पसंदीदा पार्टी है, उसकी हुकूमत है, तो उसको वो फैसिलिटेट करें। तो प्रॉब्लम क्या है पीटीआई को? पाशा साहब, जस्टिस बाबर सरतार साहब का जब वो वकील थे इंसानी हकूक के, उन्होंने लात केस किए और बड़ा अच्छा वो आर्टिकल भी लिखते थे। मेरा ज़ाती ख्याल है तो उनको मुंसलिक करके ना उनकी शोहरत को दाग किया गया है। किसी जगह उनसे हो मुमकिन है तो को मतलब का इंसाफ ना मिला हो, किसी को नाराज हो गई हो शख्सियात, लेकिन वो केपी के चले गए हैं, वो चले गए हैं, खिदमात सर अंजाम देंगे। उन्होंने रिजाइन तो नहीं किया, वो खुशी चले गए। तो करना चाहिए उन्होंने केपी के, कोई मुश्किल तो नहीं, उधर भी ड्यूटी करनी है ना, जिधर भी जज ही है, जिधर भी होगा, वो ऐसा इशू नहीं है। मियां साहब जी, आपकी क्या टेक है इसमें? दुरुस्त है पाशा साहब। यकीनन उन्होंने अगर ये जो की अहमद साहब ने पिटीशन, तो उस मतलब मेरा नहीं ख्याल वो कारगर होगी, क्योंकि वो पहले भी आपने कह दिया कि उसमें तो बनती कहीं और है, की उन्होंने कहीं और है, तो फिर उसका क्या नतीजा क्या निकलना वो अंडरस्टूड है। हम उससे वक्त से पहले कुछ कह नहीं सकते, चूँकि एपेक्स कोर्ट है इस मुल्क की, जहाँ वो चीज़ें देर बहस आनी है। तो लेकिन यहाँ जहाँ भी जाएंगे, लेकिन उनके बकौल जैसा कि इन्होंने भी कहा, उनकी रिप्यूट तो जस्टिस बाबर साहब की बहुत अच्छी है। मतलब कोई मतलब ऐसा कोई उनका माजी को दागदार नहीं है। जब से वो इस फील्ड में आए हैं, इस वकालत के पेशे में, फिर मतलब जर्नलिज्म भी उन्होंने साथ रखा, मतलब लिखते रहे, मतलब टीवी पे भी आते रहे, फिर बाद में जुडिशरी अल्लाह ताला ने उनको और इज़्ज़त दी। यहाँ भी उन्होंने अपना मुकाम बढ़ाया। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो एक ग्रुप को अच्छे नहीं लगते, या उनके हो सकता है उनसे भी गलतियाँ, चूँकि वो भी इंसान है, उनसे गलतियाँ हुई हों। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी रजिस्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी। अच्छा मियां साहब, क्योंकि आपको इस शोबे से हैं, तो जो एक चीफ जस्टिस बनने वाले थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्या नाम था उनका? ये शाह साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनके बारे में भी ये तासुर था कि वो बड़े अपराइट, दयानतदार, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उनको पीटीआई के साथ ब्रैकेट किया गया। वैसे तो वो हिमायत करते रहते थे जायज़ नाजायज़। ये देखें, फैसले खुद ब खुद लोगों को, जिस तरह आपने कहा ना कि कई बार कई फैसले, जैसे काजी फायज़ ईसा के दौर में लोग अंडरस्टूड थे, जो भी केस जाता था तो लोगों को वक्त से पहले किसी के डिसीजन का पता लग जाना, इसका मतलब है वो जज के माइंडसेट को रीड कर रहे हैं लोग। ठीक है, या तो केस ही इस तरह का वीक होता है कि लोगों को, जैसे हम आपको पता ना रिजर्व सीट के मामले में जिस तरह की बातें होती रही हैं, उस पर डिस्कस होता रहा, तो जो पीटीआई की या दूसरी जमातों की, फिर जिस तरह हुआ जो फैसले आए, तो वक्त से पहले लोग जो बोल दें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जज को माइंड सेट रीड नहीं किया जाना चाहिए, जज नहीं किया जाना, या तो केस इस तरह का हो कि पता हो। तो जब केस आप सुने, जब उसको फैसला आने से पहले ही लोग उसके बारे में कहें कि ये आना है, तो इट मीन के देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तफसील से सुनना चाहिए और तफसील से उसका डिसीजन जो है ना, जब बाहर आए लोगों में, कम्युनिटी कहे, लीगल फर्टेनिटी कहे, लेकिन लीगल फर्टेनिटी भी अब डिवाइडेड है आपके सामने। जिस तरह आपने कहा कि अब जजों को, सॉरी, वकला को
सियासी नहीं होना चाहिए, उनका हमदर्दी जरूर हो सकती है, लेकिन कारकुन नहीं होना चाहिए कारकुन उनका। नहीं होना चाहिए, मतलब सियासी उनकी हमदर्दी हो लेकिन सियासी कारकुन ना ना बने, बने। वहाँ एक लायरी बने, वहाँ जो हक सच है वही उसकी तर्जुमानी लेकिन करें, अब तो ये उसी को डिफेंड करें, सही है। डिफेंड करें वो तो। और जज का किरदार तो, जज के लिए तो इस तरह के लोगों ने यार्ड स्टिक बनाए हुए थे। मैं अब बगैर नाम लिए, एक जिस तरह आपने एक नवाब औकालाबाग का वाकया बता दिया जस्टिस कियानी साहब का, कि कैसे उन्होंने पहले सब्जबाग दिखाते थे, अब काला दिखाते हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में जो जिसने मुझे ये खुद ये वाकया सुनाया, वो बड़े ऑनेस्ट वकील थे, वो भी कब्र में जा चुके हैं। जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो भी जा चुके हैं, और जो नॉमिनेटेड जज थे हाई कोर्ट के वो भी जा चुके हैं, तीनों। अच्छा। तो लिहाजा उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है, अगर कोई पूछेगा तो वो हम बता भी देंगे कि चीफ जस्टिस ने किसी वकला की बड़ी अच्छी रिप्यूट थी, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, हाँ जी, उन्होंने नॉमिनेट किया किसी वकील को जज के लिए। वो ये पुरानी बात है, कम से कम काफी पुरानी बात है, जब तीनों लोग ही जा चुके हैं कब्र में, तो इसका मतलब बहुत पुरानी बात। वो जज साहब जो ना, उनको कोई काम पड़ा ड्यूरिंग ड्यूटी, वो मतलब किसी अर्जेंसी से उन्होंने अपनी गाड़ी को निकाला, वो मेन गेट से, हाई कोर्ट वाले मेन गेट से निकलने के लिए आ रहे थे, चीफ जस्टिस साहब अंदर से निकले, और वो वकला साहब जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया था, जिनकी शोहरत बड़ी अच्छी थी, बड़े कॉम्पिटेंट समझे जाते थे, वो एंटर हो रहे थे ओके मेन गेट की तरफ, मार रोड पैदल, ज़ाहिर अंदर तो पैदल ही जाना था गेट से, तो उन्होंने वो हाथ में सिट्टा खा रहे थे, पकड़ के। एक्चुअली उनके केसेस सुबह से थे, उनको भूख लगी, कहीं मुंशी ने कहा कि, उन्होंने कहा यार ये सिट्टा पकड़, मुझे भूख लग रही है तो मैं थोड़ा सा इसको खा लूँ। गाउन पहना हुआ था, सिट्टा वो चबा रहे थे, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने उनको देख लिया गाड़ी, यार ये तो वो बंदा है जिसको नॉमिनेट किया। वो अंदर जा रहा था बड़ी तेज तेज से, किताबें, मुंशी ने पूरा बैग उठाया हुआ था, सब कोई साथ था। उन्होंने देखा, वो बड़े मतलब, उन्होंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी मोड़ो। अभी वो दस्तखत करके आ रहे थे, वो डिस्पैच में गई थी, उन्होंने कहा वो फाइल नहीं, उन्होंने कहा जी वो लिस्ट मंगाएं जो डिस्पैच के लिए गई है, वो मंगाई फाइल या जो भी वो था, उन्होंने उसका नाम काटा। बाद में उनसे किसी ने, उस वक्त तो चीफ जस्टिस से किसी ने बाद में पूछा गया, उन्होंने कहा जी एक चीफ जस्टिस को तमाम यार्डस्टिक पूरे करने चाहिए, उसे भूख भी बर्दाश्त, उसमें इतना सब्र होना चाहिए कि उसे सड़क के ऊपर सिट्टा नहीं खाना चाहिए चलते हुए, काला गाउन पहने हुए। एक बात, दूसरी बात ये है कि मतलब ये जो बर्दाश्त की कुव्वत इसका वो शो करती है कि उसमें वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो तनकीद या लोगों की बातों को दबाव कैसे बर्दाश्त करेगा फैसला में। मतलब ये इस लेवल के मतलब सोचो विचार करके जज लगाए जाते थे, जज लगाए जाते थे, ये उनमें पैमाना देखा जाता था। हाई कोर्ट का जज ज़ाहिर है किसी को सजा दे, किसी को मौत की सजा दे, किसी को छोड़ दे, हक सच के फैसले करने होते हैं। तो इस तरह के यार्डस्टिक आज भी माशाल्लाह हमारी बड़ी जुडिशरी इसी तरह, मैंने वही कहा कि इक्का दुक्का केसेस को हम करके तो वो नहीं करना चाहिए, मतलब तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बीच में जब कभी छोटी मोटी ये गवर्नमेंट से भी हो जाती हैं, एग्जेक्टिव से भी हो जाती हैं कुछ, और कुछ फिर हमारे जजेस अपना खुद वकार जो ख़राब करते हैं, उससे तासर जो है ना पूरी सोसाइटी का वो। लेकिन तासर तो हमेशा आपको पता, अच्छे की तलाश में आप कभी भी आसमान पे भी चले जाएंगे ना, तो लोग देखें, बिल्कुल जुडिशरी को ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ दिए हैं ना यूएस में, बेशक उन्होंने जो भी उसका रिजल्ट निकला, लेकिन जज को इतना आज़ाद होना चाहिए कि वो अपने स्ट्राइक डाउन किया, अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक और कानून के मुताबिक। देखें, मेरी ज़ाती पसंद नापसंद कोई चीज़ नहीं है, मेरा आइन क्या कहता है, मेरे मुल्क का आइन क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है,
कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए। वही तभी हमारा वकार जो ना अदलिया का बुलंद होगा और लोगों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा तो अदलिया का वकार खुद ब खुद बुलंद। जी भट्ट साहब। सर ये मियाँ साहब ने जो बात कही है कि जजेस को अपने फैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए, जी और जिस तरह मियाँ साहब ने कहा कि मोस्टली जो केसेस हैं जो कंप्रोमाइज़ होते हैं वो 2-3% होंगे, लेकिन ज़्यादातर फैसले जो हैं वो केस कैसे प्रेजेंट होता है कोर्ट के अंदर उसके मुताबिक होते हैं। लेकिन अदलिया का वकार जो है वो उन चंद केसेस की वजह से मजरू हो चुका है। आप क्या कहते हैं? सर, वकला साहबान का भी रोल है, तो तैयारी ना करके जाना और जज साहब को प्रेजेंट ना करना, उसके बाद फिर ये इल्ज़ामात आने तो जज साहब ने हमारे साथ ज्यादती की है। जो हालात चल रहे हैं ना, केसों की भी भरमार है अदालतों में। सबसे बड़ा बोझ जो है ना, एक एक अदालत के पास 500-500 फाइल है, एक एक डे टू डे, और अब एनर्जी की वजह से 4 दिन काम भी है हफ्ते में। और चलो काम के दिन भी हों, लेकिन केसों की भरमार जो है ना, ये कानून में तरमीम होनी चाहिए। जो माइनर जराइम के केस है, ये कमेटियों से, मिसालती कमेटियों से हल होने चाहिए। जजों को मराहत भी देनी चाहिए, उनकी मराहत रैश फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। लेकिन जिस जगह पे कमी है ना, वो कानून में अदलिया की इस्लाहात में कमी है। बड़े नेक नाम मियाँ साहब ने दुरुस्त फरमाया, बड़े बड़े नेक नाम जज साहबान हैं जो मेरिट पे फैसले करते और उस पर अमल दरामद करवाते। जज का काम तो फाइल के मुताबिक चलना और फैक्ट को देखना, और जो कानून इंसाफ का फैसला हो देगा। लेकिन नाइंसाफी भी है, अदलिया के जो स्टाफ है इसमें करप्शन भी है, और काफ़ी ज़्यादा जो कमेटियों में कुछ सबूत लेके जाता है, पेश होता है, तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस मैडम आलिया नीलम साहबा उस कमेटी को, शिकायत को देखते हैं और उस पर अमल दरामद भी होता है। कई जो लोअर जुडिशरी में भी, हायर जुडिशरी में भी आप देख रहे हैं, तो फारग भी हुए हैं इन इल्ज़ामात की बुनियाद पे। लेकिन जब तक सर बार, बेंच और हुकूमत ये मिल के इस्लाहात नहीं ना करेंगे, उस वक्त तक इसी तरह ही निज़ाम चलता रहेगा, अच्छा नहीं चलेगा। यानी उससे शिकायत जो हैं वो पैदा होती रहेंगी। बट साहब, आपने बहुत प्यारी एक बात कही है। मैं फिर पाकिस्तान की तारीख के एक माया नाज अजीम नाम जस्टिस M.R. कियानी की किताब का हवाला दूंगा। उनसे किसी ने पूछा कि हमारी अदालतें जो हैं ये इंसाफ देने में क्यों नाकाम है, तो उसने कहा कि हमारी जो अदालती निज़ाम है और जो अदालतें हैं ये इंसाफ देने के लिए तो कायम ही नहीं की गई। ये बड़ी ठीक है। उन्होंने कहा अदालतें इंसाफ नहीं देती, अदालतें फैसला करती हैं और फैसला होता है सबूतों पे। अगर सबूत है तो फैसला आपके हक में हो जाएगा, अगर सबूत नहीं है, दलाइल आपके खिलाफ हैं, तो आपके खिलाफ फैसला हो जाएगा। और दलाइल की बात बुनियाद पर, सबूतों की बुनियाद पर जो चीज़ सामने आती है वो दुरुस्त भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा अदलिया का जो निज़ाम है ये इंसाफ देने के लिए नहीं है, ये फैसले करने के लिए है, जिसका आपने जिक्र किया कि अगर आप दलील दें, अच्छे तरीके से केस की तैयारी करें, अदालत को, जज को आप अपने केस के हक में कन्विंस करें, तो फैसला आपके हक में हो जाता है। और ये चंद फीसद केस होते हैं जिनमें हुकूमत की दिलचस्पी होती है या कुछ और इदारों की दिलचस्पी होती है जो कंप्रोमाइज्ड होते हैं। मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो तो सबूतों की बुनियाद पर, और जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि तैयारी की बुनियाद पर होते हैं कि अगर इस्तगासा जो है, इस्तगासा का जो वकील है वो अच्छी तैयारी करके गया है, किताबें पढ़ के गया है, सबूत लेकर गया है, तो जो जज है वो उसके हक में फैसला कर देगा।
और अगर वो तैयारी नहीं करके गया तो उसके हक में नहीं होगा। जी भट्ट साहब। सर तो इसमें पाशा जी, साहब सर। ये बात सॉरी ये भी है कि देखें हमारे मोस्टली जैसे क्रिमिनल केसेस हैं हमारे, उनमें आपकी पुलिस नीचे क्या करती है। देखें ना, वो अगर कोई पुलिस वाला ही कोई बदयांती करता है, किसी पार्टी से मिल जाता है, गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार बना देता अपनी है। तफ्तीश में वो साबित करता है, फिर गवाह, मोस्टली क्रिमिनल केसेस में गवाह, मैंने यहाँ तक देखा कि डकैती के लोग जो हैं, चूंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, लोग डकैती के केस में पुलिस वाले बंदे गवाह नहीं बनते, उनको पता होता, माना होता है। फिर जो लोकल मतलब जो लोग हैं कि कल को ये बंदे बाहर आके तो हमें नुकसान ना पहुंचाए। ये अभी मेरे ख्याल में जो सीसीडी ने जो काम किए हैं कुछ उस लिहाज से काफी की बड़ी हद तक, मैं रिसेंटली बाहर में बैठा हुआ था 2-4 रोज पहले, उस मतलब उन वकला का मैंने देखा, उसने कहा कि मैं असले के बगैर लाहौर में मूव नहीं करता था। अब ये आलम है कि मुझे कोई खौफ नहीं होता रात को निकलते हुए, क्योंकि क्रिमिनल क्राइम कंट्रोल बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। तो नीचे अगर ऑनेस्टली जाएगा, गवाह पेश होंगे, तो आपका केस भी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। अगर नीचे से ही अगर बदनियती कंप्रोमाइज है तो फिर इंसाफ बंदे को, तो अदालत बेचारी, अदालत के एंड पे तो उसने तो फाइल देखनी है, कौन क्या मतलब पेश, उसने फैसला करना है, इंसाफ नहीं करना। वही वो जस्टिस की आने वाली बात, उन्होंने तो जो आपके पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक डिसीजन देना है। कानून यहाँ क्या कहता है, ना कि मैं, उनको तो नहीं पता मैं बेगुनाह हूं या आप बेगुनाह, कोर्ट को तो नहीं, उनको तो जो फाइल ने बोलना है। जी भट्ट साहब, वो जो आप बता रहे थे कि हमारे कई अच्छे दोस्त जो हैं वो CSS का इम्तहान करके, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी आपकी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से लोग जो है वो जा रहे हैं। वो बताइए जरा हमारे नाज़रीन को। पाशा साहब, 2025 का CSS का रिजल्ट आया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो कैंडिडेट पास हुए और अपने अपने उनको कैडेट एलोकेट हुए हैं। दिलचस्प बात यह है, तो मेरे बड़े करीबी अजीज भी हैं, वो भी भाई हैं छोटे, वो भी सेलेक्ट हुए हैं PAS कैडेट में। अच्छा, माशा, DMG ग्रुप जिसको कहते हैं। जी सर। दूसरा सर, एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, दुनिया फानी से रुखसत हो गए, उधर मुदस्सर कासमी साहब, काजी मुदस्सर चनियाउट से, उनका बेटा भी PS में एलोवेट हुआ है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, मोहम्मद अहमद कासमी। मोहम्मद अहमद कासमी साहब, नौजवान। अच्छा, मोहम्मद अहमद कासमी साहब के दादा जाफर कासमी साहब, काजी जाफर, 1950 में BBC उर्दू से वाबस्ता थे। अच्छा, वाह। उसके बाद ये नेपा में सिविल सर्विस में लेक्चर दे, मुमताज रूहानी शख्सियत है, मजहबी शख्सियत। इनके वालिद भी ड्रामा नगार भी थे और शोबा तदरीस से इनका तलक। वाह जी। इस फैमिली से जो चनियाउट की है, उनके चचा मुदस्सर कासमी एडवोकेट भी हैं, कालम नगवीस भी, हमारे साथ आर्टिकल भी लिखते हैं, और बड़ी नोबल और पढ़ी लिखी फैमिली। 20वां नंबर इसका आया है पूरे पाकिस्तान। और PAS में गए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। दूसरा मीर अहमद अली साहब शोबा तदरीस से मुंसलिक थे, मेरे रूहानी मजहबी शख्सियत हैं। उनके बेटे जो है मीर अहमद जलाल, वो उसने भी 4था नंबर पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह लिया है। ओह वाह जी वाह, ये तो बड़ा। और उसके छोटा भाई जो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं, और एक किताब का मुसन्नफ भी, रिसर्च में किताब लंदन से शाया हुई है। और ये दोनों फैमिलियों के, और जमींदार घराना भी है, अच्छी तरबियत और अच्छी ग्रोथ करके ना ये दोनों नौजवान आगे आए हैं। मैं तो जाती तौर पे इन दोनों खानदानों को जानता हूँ। इसके अलावा भी उसामा एहसान भट्ट साहब भी पुलिस कैडेट में गए हैं, उनका भी अच्छा खानदानी जो है। सबसे ज्यादा क्रेडिट जो मौजूदा चेयरमैन फेडरल सर्विस कमिश्नर जनरल अख्तर सती साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा मैकेनिज्म और इतना जदीद तरीके से पढ़े लिखे और खानदानी और मेरिट पे किया। उसके बाद जो उनके साथ मेंबर है, मेंबर फेडरल सर्विस कमीशन, साबिक DG FIA जनाब मोहसिन हसन भट्ट साहब, अच्छा, उनका भी ये क्रेडिट है। तो ये इतनी अच्छी ग्रोथ जो है ना, ये आगे आई है, पढ़ी लिखी और वजादार और खानदानी, इस तरह के लोग जो जिनका शजरा नसब ही सारा पढ़ाई लिखाई और इंसाफ पे मबनी और खानदान भी।
मेरिट पे। हाँ, और ये यकीनी तौर पे ये जो कैरेक्टर आया ना, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला करेगा। आपने बहुत अच्छी मालूमात शेयर की भट्ट साहब कि ये हमारे यहाँ इदारे जिनकी तौकीर कायम है, अच्छा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उनमें से एक इदारा है यस, जिसके जो सिस्टम है वो इंटैक्ट है, और इस सिस्टम से छन कर जो लोग हुकूमती इदारों में जाकर नामजद होते हैं, लगते हैं, और उसके नतीजे में फिर वो इदारे जो हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छी मालूमात हमारे नाजरीन के साथ शेयर की, और उससे पहले आपने अच्छा तजिया जो है वो हमारे नाजरीन के लिए किया। जनाब मियां लियाकत अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े तारीख़ी हवालों से जो बात है, आज का मौजू है, उसको एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।